आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसिड बेसिस एंड साल्ट के बारे में। एसिड बेस एंड साल्ट में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है। ये तीनों अलग अलग चीज होता है। तीनों के बारे में हम लोग को डिटेल डिस्कशन करना है। तो डिटेल डिस्कशन तो हम किए हुए हैं। अब हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। अगर इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। मेरा यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा डिटेल में बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। आज रिवीजन हो रहा है। तो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर जो है कोई चीज को इंडिकेट करने का काम करता है। जैसे गाड़ी में इंडिकेटर होता है, सेम उसी तरीके से ये इंडिकेटर होता है कि कौन चीज एसिडिक है, कौन चीज बेसिक है, उसको इंडिकेट कर देता है। तो उसी को हम लोग इंडिकेटर करते हैं। तो इंडिकेटर एक कलर होता है। डाइज का मतलब कलर, विच चेंज इट्स कलर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। यानी इंडिकेटर एक ऐसा चीज होता है जब उसको हम लोग अगर एसिड में डालेंगे तो अपना कलर चेंज कर लेगा, बेसिक में डालेंगे तो अपना कलर चेंज कर लेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये कलर चेंज होगा तो ये एसिडिक है, ये कलर चेंज हुआ तो बेसिक है। इस तरीके से हमें पता चल जाता है। तो इंडिकेट इंडिकेटर जो है टू टाइप्स के होते हैं। हालांकि बेसिकली थ्री टाइप्स के कह सकते हैं हम लोग। जैसे एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, एक होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ इंडिकेटर होता है जिसके बारे में हम लोग को उतना नहीं डिस्कस करना। नेचुरल इंडिकेटर में आपका आ जाएगा लिटमस सॉल्यूशन पेपर। जो लिटमस पेपर का भी एक इंडिकेटर होता है, जिस एक टर्मेरिक पाउडर का भी होता है, एक रेड कैबेज का भी होता है, एक हाइड्रेंजिया एक फ्लावर होता है उसका भी होता है, एक चाइना रोज का भी इंडिकेटर होता है। तो ये सब इंडिकेटर से हम लोग चीजों को इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपसे पूछता है नेचुरल इंडिकेटर से में कि कौन सा कलर कैस में चेंज होगा। तो जैसे लिटमस पेपर जो है टर्न रेड इन कलर एसिडिक मीडियम। अगर कोई चीज एसिड रहेगा तो उसमें अगर हम लोग लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो लिटमस पेपर क्या बन जाएगा? रेड कलर का बन जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी लिटमस पेपर जो है वो रेड बन जाएगा किस, कहाँ पे? एसिडिक मीडियम है। वही लिटमस पेपर जो है ब्लू बन जाएगा कहाँ पे? बेसिक मीडियम में। तो ये बात याद रखिएगा। इससे आपको एग्जाम्पल, इसको याद रखने के लिए एक हम फॉर्मूला बता रहे हैं, एबी रोड। एबी मतलब एसिड रहेगा तो ए से एसिड, बी से ब्लू। यानी क्या है कि एसिड जो है क्या चीज में चेंज हो जाएगा लिटमस पेपर में? ए से एसिड, बी से ब्लू, आर से रेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा कहाँ पे? तो एसिड जो है आपका रेड कलर में कहाँ पे चेंज होगा? लिटमस पेपर में। और जो बेसिक है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा कहाँ पे? लिटमस पेपर में। तो ये बात ध्यान रखिएगा। एसिड जो है रेड में चेंज होगा और बेसिक जो है आपका कहाँ पे चेंज होगा? ब्लू में चेंज होगा। अगर लिटमस पेपर को आप बेसिक मीडियम में डालिएगा तो बी से ब्लू और एसिड जो है रेड में चेंज होगा। तो ए बी रोड, ए फॉर ए से रेड में चेंज होगा, बी से ब्लू में चेंज हो जाएगा। और जो नेचुरल जो भी ये लिटमस पेपर होता है, लिटमस जो को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लाइचेन प्लांट। यानी आप जो देखते होंगे लाइचेन प्लांट, आप कभी पहाड़ों पे घूमने जाएगा तो पहाड़ों पे पानी पड़ने से काई जम जाता है। काई, उसी को हम लोग लाइचेन बोलते हैं। उसी से एक्सट्रैक्ट करके लिटमस पेपर को बनाया जाता है। ठीक है। और इन न्यूट्रल मीडियम लिटमस कलर इज पर्पल। अगर मान लीजिए कोई चीज ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, अगर वो न्यूट्रल मीडियम है तो न्यूट्रल मीडियम में जो लिटमस पेपर होगा उसका कलर पर्पल कलर का हो जाएगा। तो ये हम लिख दिए हैं, ये नोट्स आपको भेज देंगे। न्यूट्रल मीडियम लिटमस कलर इज पर्पल। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, जल्दी बताइए। न्यूट्रल मीडियम लिटमस का कलर जो होता है पर्पल हो जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट पेज में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पेज था टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर के बारे में हमने बता दिया। अब हम अभी तक हमने पढ़ा था किसके? नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था। नाउ अब हम लोग गोइंग टू स्टडी अबाउट सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में हम लोग पढ़ने जाते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या होता है बाबू? सिंथेटिक इंडिकेटर में ये होता है, वो समर क्यों नहीं आया आज? एक मिनट तो आपको ये बता रहा था कि हमने आपको पढ़ा दिया नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या क्या आता है? दो चीज आता है, एक फेनाइलफेथिलीन आता है, एक मिथाइल ऑरेंज आता है। फेनाइलफेथिलीन में क्या होता है? इट टर्न्स पिंक इन बेसिक मीडियम। और ये फेनाइलफेथिलीन एक केमिकल होता है। ये क्या होता है? एक केमिकल होता है। फेनाइलफेथिलीन एक केमिकल होता है। ये जो है बेसिक मीडियम में पिंक कलर का हो जाता है।
ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि बेसिक है, कोई भी चीज बेसिक है कैसे जानेंगे, तो फेनाइलफेथिलीन को उसमें डालेंगे तो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो बेसिक मीडियम है। और मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज तो लेकिन इसके बारे में और बात कर लेते हैं। और इट इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। ये जो फेनाइलफेथिलीन है, ये एसिडिक मीडियम में इसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, यानी ये बेसिक मीडियम में डालेंगे तो ये पिंक हो जाएगा, और एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, नो चेंज। यानी अगर हम फेनाइलफेथिलीन को एसिड में डालेंगे तो उसका कोई कलर में चेंज नहीं होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये एसिड है। और जैसे ही उसे बेसिक में डालेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा, तो समझ जाएंगे कि बेस है। ये कौन? फेनाइलफेथिलीन के बारे में 2 पॉइंट है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मिथाइल ऑरेंज के बारे में। मिथाइल ऑरेंज जो है एसिडिक मीडियम में रेड कलर का हो जाता है, और बेसिक मीडियम में येलो कलर का हो जाता है। तो ये सब फैक्ट है, ये सब फैक्ट को याद रखिएगा, इट इज फैक्ट। मतलब इसे आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे होता है, बस। और तीसरा चीज बात करते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। बोलिए ऐसा क्वेश्चन। हाँ, हाँ, एमसीक्यू में ही पूछेगा, नहीं तो 1 नंबर में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ऐसा पूछेगा इसमें, और ये पूछेगा ही पूछेगा, 100% ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और एक क्वेश्चन क्या? हाँ, हाँ, बिल्कुल, 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 हाँ, सिंथेटिक और न्यूट्रल पूछे वो नेचुरल पूछेगा, ओल्फैक्टरी नहीं पूछेगा। ओल्फैक्टरी जो होता है ये सेंस ऑफ स्मेल, हम लोग सूंघ से पता लगाते हैं, तो आपको पढ़ना नहीं है, जस्ट मैंने नोट्स में लिख दिया है, तो इसको इग्नोर कीजिए। वो लोग एसिड के बारे में बात करते हैं। ए- बताया नहीं, ऊपर ही तो बताए हम, अब ये पढ़ा रहे हैं, ये बताया नहीं, देखिए एग्जाम्पल में ने, ये टर्मेरिक पाउडर। तो ये सब चीज आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, टर्मेरिक वाला बस ये एग्जाम्पल है नेचुरल इंडिकेटर का, ये सब 6 7 का है, बस उस समय आपको। अब ये नेचुरल, ये जो है रिवीजन क्लास है ना, आप क्या चाह रही है कि रिवीजन में ही हम पूरा पढ़ा दें? रिवीजन क्लास में जो जो मेन होता है वो बताया जाता है। मतलब तुम पढ़ ली हो एक बार हमसे, तो सोच रही हो कि वैसे ही फिर से पढ़ा दे, तो वैसे पढ़ाने के लिए उस समय पढ़ाए थे तो 1 हफ्ता टाइम लिए होंगे। तब उस दिन केवल फर्स्ट क्लास, केवल इंट्रोडक्शन कराने में ही एक क्लास खत्म हो गया था, आज देखिए एसिड में आ गए हम लोग। तो थोड़ा सा वो रिवीजन की तरह पढ़िए ना, और वो एग्जाम में पूछेगा ना, एग्जाम में आपको 3 चीज से पूछेगा, एक लिटमस पेपर का पूछेगा, एक फेनाइलफिथिलीन का पूछेगा, एक मिथाइल ऑरेंज का पूछेगा, यही 3 पूछेगा, यही तीनों में से कोई एक पक्का पूछेगा। वो कैबेज वाला, चाइना रोज वाला, ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस आपको जानना चाहिए, एग्जाम के पर्पज से नहीं, सिलेबस में है तो बस बता दिया गया, एग्जाम में नहीं पूछता है ये सब, क्योंकि ये चीज 7th क्लास के सिलेबस में भी है। और 7th क्लास के सिलेबस में इसलिए है कि 7th क्लास के बच्चा केमिस्ट्री नहीं जानता है, 7th क्लास के बच्चा को केमिकल के बारे में नहीं पता है, 7th क्लास के बच्चा को लिटमस पेपर के बारे में नहीं पता है। तो ये चीज पता है 10th क्लास के बच्चा को, इसीलिए 10th क्लास के बच्चा से 7th वाला चीज नहीं पूछेगा। तो चलिए एसिड के बारे में बात करते हैं। इट इज सावर इन टेस्ट। एसिड जो होता है इसको टेस्ट अगर कीजिएगा तो सावर, मतलब खट्टा खट्टा लगेगा। एसिड भी कई प्रकार के होते हैं। तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। आपको बताया था कि एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। और एसिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है क्योंकि इसमें साल्ट का कंटेंट होता है। एसिड जो होता है 2 तरीके के होता है, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है सिंथेटिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो होता है नेचुरल होता है, जो कि हमारे नेचर में पाया जाता है, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। अब देखिए एसिटिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? विनेगर में। विनेगर, वो विनेगर क्या होता है? आप जो अपने सलाद वालाद में डालते हैं, अचार वगैरह में डाला जाता है, CH3COH। ये आपको कार्बन कंपाउंड में पढ़ा है, तो एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। सेम अगर फॉर्मिक एसिड की बात करें, तो अगर आपको चींटी कहीं काट लेता है तो आपके अंदर फॉर्मिक एसिड डाल देता है, तो चींटी के कारण, चींटी के अंदर एंट के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड, अगर नींबू पानी पीते हैं तो नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही के अंदर होता है। और ये सब एसिड वीक इन नेचर होता है, इसको आप मुंह में खा भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप खा भी सकते हैं लेमन को, कर्ड को, विनेगर को, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सिंथेटिक एसिड जो होता है ये मैन मेड होता है, यानी आर्टिफिशियल होता है, और ये बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आपके मुंह पर फेंक दिया जाए तो आपका मुंह जला देगा। ठीक है, ये आपके मुंह को जला देगा, खदार देगा। आप इसको टाइल्स पे फेंकिएगा तो टाइल्स को व्हाइट कर देगा। मीन्स ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसमें HCl होता है, HCl हाइड्रोक्लोराइड, H2SO4 हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HNO3 हो गया,
ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। H2CO3 जो होता है ये इन तीनों के मुकाबला थोड़ा सा वीक होता है, तो इसके नीचे हम लोग वीक लिख दिए। सब बहुत ज्यादा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, ये सब बहुत ज्यादा हार्ड एसिड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये सबको अगर किसी की बॉडी पे गिर जाए तो वो जलने लगेगा, जल जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि कोई चीज का मात्रा अगर ज्यादा हो गया तो उसको हम लोग कंसंट्रेटेड बोलते हैं। जैसे कंसंट्रेटेड एसिड इट इज द वन विच कंटेन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड देन वाटर इन द सॉल्यूशन। अगर कोई वाटर में, कोई सॉल्यूशन में वाटर से ज्यादा एसिड हो, यानी वाटर कम हो एसिड ज्यादा हो, यानी किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो उसे हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। और डाइल्यूट एसिड में, डाइल्यूट एसिड में होता है कि इसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, एसिड का कंसंट्रेशन कम होगा। कभी भी आप से अगर प्रैक्टिकल में भाइवा में पूछे कि अगर किसी भी तो पानी में एसिड डालना हो तो कैसे डालेंगे? तो पहले एसिड डाला गया है, ऊपर से पानी डाला जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि पहले से एसिड है और ऊपर से पानी डालिएगा तो क्या होगा? एसिड का छींटा ऊपर उड़ के आपके आंखों में, आपके हाथों में पड़ सकता है, जिससे कि आपका आंख और मुंह जल जाएगा। तो कभी भी पहले वाटर डाल दिया जाता है सॉल्यूशन में, और फिर उसमें एसिड जो है थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद करके डाला जाता है। नहीं तो डायरेक्ट एसिड के अंदर पानी डालिएगा तो एसिड उड़ जाएगा, मतलब उड़ेगा। मतलब जैसे कैसे किसी चीज में कोई चीज को डालते हैं तो छलकता है ऊपर की ओर, तो इसीलिए एसिड को नहीं डाला, एसिड को में पानी नहीं डाला जाता है, बल्कि पानी में एसिड डाला जाता है। ठीक है मयंक, मिफ्ता, समझ में आ रहा है? मयंक, अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में क्या है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल, एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है। एग्जांपल में जेडन यानी जिंक जो है HCl के साथ रिएक्ट किया है। जेडन क्या है? एस जेडन क्या है? मेटल है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोराइड यानी एसिड है। अब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ZnCl2 बनाता है और H2 को रिलीज करता है। सेम उसी तरीके से सोडियम क्या है? मेटल है। सोडियम के साथ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है तो ये Na2SO4 बनाता है और H2 को, हाइड्रोजन को रिलीज करता है। फिर उस सोडियम के साथ CH3COH को रिएक्ट कराया जाता है तो CH3COONA बनाता है और H2 को रिलीज कराता है। तो इससे क्या पता चला? मेटल और एसिड मिलता है तो क्या बनाता है? साल्ट बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये सब जो है क्या है? साल्ट है। जिंक क्लोराइड, सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COONA, ये सब, ये SALD लिखा हुआ है, यहाँ पे T होना चाहिए, ये गलती से D लिख दिया है हम, तो ये साल्ट होगा। कोई दिक्कत? यानी मेटल और एसिड मिलाएगा तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस जो होगा रिलीज होगा। तो आपसे MCQ में भी पूछ सकता है, प्लस में रिएक्शन भी आपसे पूछ सकता है, तो रिएक्शन याद कर लीजिएगा। और MCQ में पूछ देगा कि अगर किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करा तो क्या चीज बनता है? तो कोई ना कोई साल्ट बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। अब देख अब देखिए एसिड जो है अगर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो तो क्या होगा? तो देखिए ये मेटल बाइकार्बोनेट है, एक कार्बोनेट है, तो मेटल कार्बोनेट Na2CO3, किसी भी मेटल के अंदर अगर कार्बन मिला दिया जाए तो कार्बोनेट हो जाएगा, और एक से ज्यादा कार्बन मिला दिया जाए तो बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो Na2CO3 यानी एक मेटल बाइकार्बोनेट है, और इसमें HCl एसिड मिला दिया तो क्या बना? NaCl बना, प्लस में CO2 बना, प्लस में H2O बना। और ये CO2 जो है टर्न लाइम वाटर मिल्की, यही CO2 जो है ना, हर चीज में, जैसे आप देखिएगा चूना को, पत्थर को पानी में डालिएगा तो चूना पत्थर का पानी जो है मिल्की यानी दूध जैसा व्हाइट व्हाइट दिखता है। क्यों? ये CO2 के कारण दिखता है। तो Na2CO3 को HCl के साथ रिएक्ट कराइएगा तो NaCl बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, गैस निकलेगा, और हाइड्रोजन यानी पानी बनेगा। फिर साथ ही साथ NaHCO3 को HCl एसिड के साथ मिलाइएगा तो यहाँ पे NaCl भी बनेगा, इसमें भी H2 होगा, इसमें भी CO2 निकलेगा। तो सेम प्रोडक्ट आप कार्बोनेट के साथ बनाइए या फिर बाइकार्बोनेट के साथ बनाइए, बात बराबर ही आएगा। अब देखिए अगर एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनता है? तो ये Na2O, ये HCl, तो ये मेटल ऑक्साइड है यानी बेसिक नेचर का होता है, और ये HCl एसिड नेचर का है। तो आपको मालूम है कि जब बेस और एसिड यानी बेस प्लस एसिड मिलता है तो हमेशा साल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है।
तो एक बेस और एक साल्ट, एक एसिड दोनों मिलेगा तो हमेशा साल्ट बनाएगा। तो इसीलिए चैप्टर का भी नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी एसिड प्लस बेस मिलेगा तो साल्ट बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये एसिड है और ये बेस है, तो दोनों मिला तो क्या बन गया, साल्ट बन गया, प्लस में वाटर बन गया। फिर फोर्थ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है HCl प्लस NaOH को रिएक्ट कराएंगे तो NaCl और H2O बनेगा। सेम इसमें भी वही चीज बन रहा है, साल्ट बन रहा है NaCl। यानी एसिड बेस जब भी मिलेगा साल्ट ही बनाएगा, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। आई होप कोई दिक्कत है यहाँ तक। थोड़ा सा ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्या, जल्दी जल्दी? मैम ठीक है ना? देखिए, रिवीजन है तो एक क्लास में अगर खत्म हो जाता है चैप्टर तो अच्छी बात है ना। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, हम लोग बेस की बात करते हैं। बेस जो होता है बीटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में बीटर होता है कड़वा, जिस तरीके से गाय वो लगता है करेला। सोपी इन टच, बेस को आप टच कीजिएगा तो साबुन जैसा सोपी लगता है। सोपी मतलब वो सॉफ्ट सॉफ्ट, जिस तरीके से साबुन को टच करते हैं ना, तो वैसा है। और ये बेस भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन में। अगर बेस को पानी में मिला दिया है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इजीली कर लेगा। बेस जो भी दो तरीके का होता है, कि वीक बेस होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वीक बेस में NH4OH हो जाएगा, FeOH3 हो जाएगा, एंड नो 100% डिसोसिएशन इन वाटर सॉल्यूशन। ये वाटर सॉल्यूशन में किससे अलग नहीं हो सकते। ये पानी में डालिएगा तो आपको पता चल जाएगा, मतलब कि ये बेस मिला हुआ है। स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है NaOH होता है, KOH होता है, यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलेंगे। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बोलते हैं। और ये डिसोसिएट ऑलमोस्ट 100% इन वाटर सॉल्यूशन, यानी ये पानी में मतलब लगभग लगभग 100% डिसोसिएट हो जाता है। यानी पानी में आप इसे डालिएगा तो एकदम बिल्कुल पानी और बेस अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे NaOH को पानी में डालिएगा तो Na अलग हो जाएगा और OH अलग हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक नोट भी लिखे हैं, इसको भी देख लीजिए। वाटर सोलुबल बेस आर अननोन एज अल्काली, यानी किसी भी बेस के अंदर वाटर मिला जाए तो उसको हम लोग अल्काली बोलते हैं। तो अल्काली अगर किसी चीज को केमिस्ट्री में बोला जा रहा है तो आप समझिए कि बेस प्लस वाटर है, उसी को अल्काली हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार दिया हुआ है तो ये सब रिएक्शन आपको, ये स्टार लगा हुआ है तो ये रिएक्शन याद 100% होना चाहिए। देखिए, बेस जो है रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक मेटल के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, Na2ZnO2 प्लस H2, यानी सोडियम जिंकेट बनेगा, प्लस में H2 गैस बाहर निकलेगा। सेम उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एल्युमिनियम के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, NaLO2 बनेगा, यानी सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो ये सब रिएक्शन को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये नोट्स में आपको भेज दूंगा। हाँ, पूछ ला। हाँ तो हाँ भाई, तो एरो होगा, लेकिन हम अब छोड़ दिए हैं तो इसका मतलब क्या सोच रही है? अच्छा, मत छोड़िए मत छोड़िए, कहाँ थे, यहाँ थे ना। हम्म। अब देखिए, बेस को हम लोग नॉन मेटल के साथ, बेस को हम लोग बेस को हम लोग नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराए तो ये साल्ट बनेगा और H2O रिलीज करेगा, पानी को रिलीज करेगा। जैसे CaOH2 को हम लोग CO2 यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराए तो CaCO2 बनाया और प्लस में वाटर रिलीज हो गया। सेम अगर बेस और एसिड मिलेगा तो Na साल्ट बन जाएगा, आपको तो पता है, पहले ही बता दिए। NOH बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl एसिड है, मिला तो साल्ट बन गया NaCl और H2O रिलीज हो गया। एसिड में हम आपको बताया था कि वीक एसिड में जो है आपका CH3COH HCOH ये सब क्या है, वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप एक चीज और लिखा हुआ है, डिसोसिएशन लेस देन 5%। यहाँ पे लिखा हुआ है डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 100% इन वाटर, यानी पानी में इसको डालिएगा तो एकदम बिल्कुल टूट जाएगा। यानी HCl है ना, तो H प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग अलग हो जाएगा, यानी ये पानी में डालने से टूट जाएगा। तो
इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड जो है पानी में डाला जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत तगड़ा तरीके से कंडक्ट कराता है। क्यों? क्योंकि उसके आयन जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो हालांकि ये चीज आपको पढ़ना नहीं है, जस्ट मैंने आप यहाँ नोट्स में लिख दिया है। तो अगर आप क्लास 11th में जाइएगा तब ये टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, बट कब रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के पर्पज से ही पढ़िए। NOH Na प्लस अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा। ये 100% डिसोसिएशन हो गया, यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाता है। यानी इसको पानी में डाल देंगे तो Na प्लस अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया जाएगा। इसका लिखने का मतलब यही है, जो कि ऊपर वाला टॉपिक से ही रिलेटेड है। अब हम लोग बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? कैन एनीबॉडी टेल मी अबाउट फॉर फुल फॉर्म ऑफ पीएच? हाँ, वेरी गुड। यानी हम बताए थे तो आपको याद है नहीं? हमको लगा कि याद नहीं है। ओ, यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन का पोटेंशियल अगर ज्यादा रहेगा तो वो एसिडिक कहलाएगा कि बेसिक कहलाएगा। वो इसी से इसीलिए इसका नाम पड़ गया पीएच स्केल। यानी अगर किसी में हाइड्रोजन ज्यादा है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, कम है तो कम एसिडिक होगा। तो हाइड्रोजन से ही पता चलता है कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना बेसिक है। तो इसीलिए हम लोग पीएच स्केल का नाम रख दिए हैं। और ये आपका कोई काम का नहीं है जो आपको इधर दिख रहा है। आप सोच रहे हैं कि सर ये मैथ का कंसेप्ट क्या लगा दिए हैं, तो जस्ट ये हम अपना समझने के लिए लगाए थे, ताकि आपको समझाने के वक्त हमें दिक्कत ना हो। तो अब देखिए, पीएच स्केल जो है डिवाइस है यूज टू नो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। पीएच स्केल एक ऐसा डिवाइस है जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज कितना एसिड है, कोई चीज कितना बेस है। एक पीएच लेवल को हम लोग 0 से लेकर 14 तक को मापते हैं। अगर पीएच 0 है तो ये pH 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, और 7 के ऊपर जाएगा तो उसको हम लोग बेसिक बोलेंगे। 7 से कम आएगा जितना तो एसिडिक बोलेंगे। अगर pH 7 से कम आएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो जितना कम होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक है। और इधर 7, 8, 9, 10, 11 इधर जाएगा तो जितना नंबर आगे बढ़ेगा 7 से उतना ज्यादा वो क्या है, बेसिक है। और 7 जो है न्यूट्रल है। जैसे हम लोग जो पानी पीते हैं, हम लोग का पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है? जो हम लोग का पीने लायक पानी होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। पानी जो है ना तो ज्यादा एसिडिक होता है ना तो ज्यादा बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। अगर पानी में एसिड मिला दिया जाए या फिर पानी में बेस मिला दिया जाए तो पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा और आपका गला खराब कर देगा। और आपको ऐसा पानी अगर आप 1 महीना तक पी लिए, ज्यादा एसिडिक या फिर ज्यादा बेसिक, तो हो सकता है कि पानी जो है आपके फेफड़ा को जला दे या किडनी को खराब कर दे, और जॉन्डिस पकड़ ले और आपको कैंसर हो जाए और आप मर जाइएगा। तो अभी देखिए एक और गधा आ रहा है कोई। रेहान तुम कहाँ था इतना देर से? तो हम चैप्टर जब खत्म करने वाले होते हैं तब तुम आता है, बताओ। देखो, तो हम बता रहे थे पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में ना 0 से लेकर 14 तक होता है, नहीं रेंज ऑफ पीएच जो होता है 0 to 14 होता है। अगर पीएच 7 के बराबर है तो न्यूट्रल होगा। पीएच जो है लेस देन 7 तो एसिडिक है, पीएच ग्रेटर देन 7 तो बेसिक। यानी पीएच स्केल जो होता है हाइड्रोजन के ऊपर बेस्ड होता है, हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पे बेस्ड होता है। अगर कोई भी चीज का पीएच ज्यादा है तो उसमें हाइड्रोजन कम है, अगर पीएच कम है तो हाइड्रोजन ज्यादा है। यानी पीएच कम मतलब, पीएच कम है मतलब वो एसिडिक ज्यादा है, उसमें हाइड्रोजन का मात्रा क्या है, ज्यादा है। और पीएच जो है अगर ज्यादा है तो उसमें बेसिक ज्यादा है और उसमें हाइड्रोजन का मात्रा क्या है, कम है। तो ये बात याद रखिएगा। गॉट इट? अगर किसी भी चीज के अंदर हाइड्रोजन का मात्रा अगर ज्यादा होगा तो पीएच वैल्यू कम होगा। तो आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि
किसी भी एसिडिक मीडियम का जो है, अगर अगर हाइड्रोजन का मात्रा बढ़ा दिया जाए तो उसका पीएच बढ़ेगा कि घटेगा? तो अगर हाइड्रोजन का मात्रा बढ़ा देंगे तो उसका पीएच घट जाएगा, क्योंकि हाई पीएच घट जाएगा तो एसिडिक मीडियम कहलाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनिए यहाँ पे। आप इस देखिए, इसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। इसका मतलब कि पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई हाइड्रोजन प्लस। यानी इसका मतलब होता है कि अगर पीएच का वैल्यू ज्यादा है तो हाइड्रोजन का वैल्यू कम होगा। तो पीएच का वैल्यू ज्यादा किस में होता है? बेसिक में होता है। तो पीएच का वैल्यू बेसिक में ज्यादा है तो हाइड्रोजन का वैल्यू कम है। और जब हाइड्रोजन का वैल्यू कम है तो ये एसिडिक नेचर का नहीं है बल्कि ये बेसिक नेचर का है। तो जिस चीज में हाइड्रोजन का वैल्यू कम होगा तो उसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा, उसमें एसिडिक मात्रा ना होगा। लेकिन अगर वही पीएच का वैल्यू ज्यादा है तो सॉरी, वही अगर पीएच का वैल्यू कम है तो हाइड्रोजन का मात्रा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जब हाइड्रोजन का मात्रा ज्यादा होगा तो वो मीडियम एसिडिक मीडियम होगा। कोई दिक्कत? तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर किसी भी चीज में हाइड्रोजन का मात्रा ज्यादा होगा तो मीडियम एसिडिक होगा या बेसिक होगा? तो आपको बताना होगा कि एसिडिक होगा। और साथ ही साथ ये भी पूछेगा कि अगर किसी भी चीज में हाइड्रोजन का मात्रा ज्यादा है तो उसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा या 7 से कम होगा? तो हाइड्रोजन का मात्रा ज्यादा है तो उसका पीएच वैल्यू मयंक बताएगा 7 से ज्यादा होगा कि 7 से कम होगा। म- हम क्या क्वेश्चन पूछे? हाँ, हम पूछे किसी भी सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन का मात्रा ज्यादा है तो उसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा या 7 से कम होगा पीएच वैल्यू? हाँ। हाँ, अगर हाइड्रोजन का मात्रा ज्यादा है तो सेम। इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको नोट्स में लिख लीजिए, आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए तो कहीं पे कि बाद में भूलिएगा नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इजी है लेकिन घुमा फिरा के पूछेगा तो घुमा फिरा के आप गलती भी कर दीजिएगा। इसलिए छोटी छोटी बातों को बड़ी बड़ी अक्षरों में लिख लीजिए। समर आज क्लास आया नहीं है और उसकी मम्मी मैसेज की है कि समर आज क्लास किया है। हम भी तो क्लास करवा देते हैं, 1 मिनट। क्लास आ नहीं रहा है उसके बाद बदमाशी। चलिए, अब हम बात कर रहे थे पीएच वैल्यू के बारे में। आई होप आपको लिख लिए होंगे जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अब देखिए कुछ चीजों में पीएच वैल्यू क्या क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग चीजों का अलग अलग। जैसे कि सीएल में पीएच जो वो होता है कॉन्सेंट्रेशन होता है 0 होता है, डाइल्यूट HCl में 1 होता है, गैस्ट्रिक जूस में 1.4 होता है। तो देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें पीएच वैल्यू 0 होता है। अब यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, क्या करते हैं लोग, बहुत पहले तो कोई भी आदमी हाइड्रोक्लोरिक एसिड खरीद लेता था और किसी भी लड़की के मुंह पे मार देता था। अब लड़की को आई लव यू बोला, लड़की रिजेक्ट कर दी। अब रिजेक्ट कर दी, सोचा कि सुंदर इतना है, हमसे नहीं फंसी, चलो इसका चेहरा ही खराब कर देते हैं। उस पे एसिड फेंक दिया जाता था। आप पहले सुनते होंगे आज से 50 साल पहले की एसिड अटैक बहुत होता था। इस पे एक मूवी भी बना था छपाक, दीपिका पादुकोण का। तो एसिड अटैक पहले होता था। तो अभी के डेट में आप एसिड दुकान पे जाकर खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, अभी आप अगर 20 साल 22 साल 50 साल या 30 साल का आदमी है, मतलब 40 साल से नीचे का आदमी है, तो आपको एसिड दुकान वाला नहीं देगा। तब तक नहीं देगा जब तक आप उसको प्रूफ नहीं दीजिएगा कि आप उस एसिड को कोई ना कोई लैब में, केमिस्ट्री के लैब में ले जा रहे हैं। इस तरीके से आप नहीं खरीद सकते एसिड। तो इसमें HCl में 0 है पीएच वैल्यू। आप सोच लीजिए जिसमें हाइड्रोजन कितना होगा। और ये मुंह को जला देता है या फिर किसी भी चीज को खराब कर देगा। ये डाइल्यूट HCl में 1 होता है। गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूस बनता है, खाना पचाने का काम करता है, हमारे पेट में भी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। 1.4 होता है। लेमन जूस में 2.5 होता है, कॉफी में 5 होता है, मिल्क में 6.5 होता है, ब्लड में 7.4 होता है, टूथपेस्ट में 8 होता है। अब देखिए 8 हो गया, ये बेसिक हो गया। बेकिंग सोडा 8.5 बेसिक, 7 से ज्यादा जा रहा है। मिल्क एंड मैग्नीशियम में 10.5, डाइल्यूट NaOH में, यानी NaOH क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड, यानी ये बेसिक है 13। और कंसंट्रेटेड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में 14, यानी ये पूरा पूरा बेसिक है। यानी 7 से नीचे वाला एसिड और 7 से ऊपर वाला बेसिक। तो ये सब याद रखने की जरूरत है। कोई कोई पूछेगा जैसे लेमन जूस हो गया,
ब्लड हो गया, वाटर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ये सब पूछ सकता है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी याद रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। याद कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा। तो एक बात ही बताएं, देखिए इस पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है कि ये पीएच, किसी भी चीज का पीएच वैल्यू 5.5 है, तो 5.5 है यानी 7 से कम है तो एसिडिक है, और एसिडिक जो है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। अगर पीएच वैल्यू किसी का 9.2 है तो कैसा है, तो बेसिक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा इस तरीके से कि किसी भी चीज का पीएच वैल्यू 6.5 है और किसी चीज का पीएच वैल्यू 9.2 है, तो विच वन इज द टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो ब्लू लिटमस को रेड कौन टर्न करेगा। एक का पीएच वैल्यू 6.5 है, एक का पीएच वैल्यू 9.10 है, 9.2 है, तो ये ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है। तो आपको पता है कि ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है, एसिड। तो जिसमें का पीएच वैल्यू कम होगा वो एसिडिक होगा, और जो एसिडिक होगा वही ब्लू लिटमस को रेड करेगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर देना आपको पड़ेगा। साथ ही साथ इस तरीके के क्वेश्चन अगर किसी पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया कि हाइड्रोजन प्लस 10-3 है, या फिर H प्लस 10 के इक्वल टू 11 है, तो इसका पीएच वैल्यू फाइंड करना है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो पीएच वैल्यू होता है ना, वो 10 के पावर में होता है, 10 के पावर माइनस में होता है। तो H प्लस 10⁻³ है, तो इसका पीएच वैल्यू फाइंड करना है। तो H प्लस 10 के ऊपर माइनस पीएच हमेशा याद रखना है कि आपको अगर पीएच वैल्यू फाइंड करना है तो याद रखिएगा 10 के पावर माइनस पीएच लिखिएगा। और देखिए एच प्लस इक्वल टू 10 के पावर माइनस पीएच ये फार्मूला होता है, ये एच प्लस 10 के पावर माइनस पीएच फार्मूला होता है। तो 10 के पावर माइनस पीएच है, और यहाँ एच प्लस की जगह 10 के पावर 3 है, तो 10 के पावर माइनस पीएच और एच प्लस के पावर 10-3 है। तो आप देखिए नीचे वाला बेस सेम है, तो आपको मालूम है ना कि जब बेस सेम रहता है तो पावर भी सेम हो जाता है। तो इसका वैल्यू पीएच इक्वल टू 3 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, या फिर लिख के बता दें। समझ गए मयंक, मयंक समझा। चलो समझ गया तो एक क्वेश्चन करके दिखा दो। अगर h इक्वल टू 10 के पावर -4 है तो इसका pH वैल्यू फाइंड करके बताओ। वेरी गुड। तो इसको 4 आएगा तो आप पता कर ली कि 4 ही आएगा, लेकिन इसका पता, इसका बनाने का तरीका इस तरीके से है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, H प्लस इक्वल टू 10 के पावर माइनस पीएच। तो आप देखिए एच प्लस ये जो है एच प्लस का वैल्यू कितना है, एच प्लस का वैल्यू हमने ऑलरेडी दे रखा है, तो एच प्लस की जगह रख दिए 10 के पावर -4 आई इक्वल टू 10 के पावर माइनस पीएच। और मैथ में हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़े हैं कि अगर बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होता है। तो माइनस पीएच इक्वल टू, ये दोनों 10 बेस सेम है, तो माइनस पीएच इक्वल टू -4, माइनस माइनस कट गया तो प्लस हो गया, तो पीएच का वैल्यू 4 आ गया। तो ये बात याद रखिएगा, इसका बनाने का तरीका ये है, और इसका फॉर्मूला होता है एच प्लस 10 के पावर माइनस पीएच। ठीक है, इसको हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। समझ गए सब लोग। ये यूनिवर्सल पेपर इंडिकेटर होता है। ये ये 0 में डार्क रेड हो जाएगा, 1 में रेड हो जाएगा, 2 में रेड ही रहेगा, तीसरा में ऑरेंज रेड हो जाएगा, 4 में ऑरेंज होगा, 5 में ऑरेंज येलो हो जाएगा, 6 में ग्रीन येलो हो जाएगा, 7 में ग्रीन हो जाएगा, और 8 में ग्रीन ब्लू हो जाएगा, 9 में ब्लू हो जाएगा, 10 में नेवी ब्लू हो जाएगा, 11 में पर्पल हो जाएगा, 12 में डीप पर्पल डार्क पर्पल हो जाएगा, 13 में वॉयलेट हो जाएगा, 14 में भी वॉयलेट रहेगा। तो यूनिवर्सल पेपर इंडिकेटर होता है, जिसे पेपर में अगर किसी भी एसिड का 7 रहेगा तो ग्रीन हो जाएगा। क्या बोले, कोई कुछ बोल रहा है क्या, क्या बोले। नहीं नहीं, इसे लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको।
इसमें बस याद रखिएगा 7 का ग्रीन हो जाता है, और 0 का डार्क रेड होता है, और 14 का वॉयलेट। यही 3 याद रखिएगा, शुरू वाला, बीच वाला, लास्ट वाला। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग यूनिवर्सल पेपर इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलता नहीं है सब। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट का। तो देख सकते हैं यहाँ पे साल्ट बनाने का तरीका, एसिड और बेस को मिला दिए तो साल्ट बना, वाटर बना। तो यहाँ पे देखिए HCl NOH मिला तो NaCl साल्ट बना, HCl NH4OH मिला तो NH4Cl साल्ट बना, H2SO4 मिला NaOH के साथ तो Na2SO4 बना, H2SO4 KOH मिला तो K2SO4 मिला, HNO3 NOH बना तो NaNO3 बना, HNO3 KOH बना तो KNO3। तो ये सब जो है रिएक्शन आपको याद करने की जरूरत पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल अगर पूछ देगा तो कम से कम 2-3 रिएक्शन तो याद होना चाहिए, ताकि आप पेपर में लिख पाए। अब देखते हैं हम लोग साल्ट को एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल में करके करते हैं हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस क्या होता है पता है आप लोग को? हम्म। चल- चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम 3 एग्जांपल देते हैं, तीनों एग्जांपल से आप समझिएगा, बोलिए। तो ठीक है, बताओ ना। हाँ तो सुनाइएगा तब ना सुनेंगे। हम्म। बहुत अच्छा। चलिए वही चीज है, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराने जा रहे हैं। तो देखिए ये Na2SO4 साल्ट है, और इस साल्ट को वाटर के साथ मिला दिए तो ये क्या बना, NaOH बना। यहाँ पे देखिए हम CH लिख दिए हैं गलती से, यहाँ NaCH नहीं होगा, NaOH होगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2SO4 जो है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इसका जो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी इसमें हाइड्रोलाइसिस कराए Na2SO4 को किसके साथ, H2O यानी वाटर के साथ। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस भी बना और स्ट्रॉन्ग एसिड भी बना। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा तो दोनों के दोनों क्या बना देगा, न्यूट्रल बना देगा, यानी इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, साल्ट बन जाएगा न्यूट्रल चीज, तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। क्योंकि पीएच वैल्यू 7 कब होता है, जब कोई चीज न्यूट्रल होता है तब। लेकिन वही अगर NH4 और Cl के साथ H2O मिलाए तो क्या बनेगा, NH4OH और HCl बनेगा। तो इस समय क्या हो गया, वीक बेस बना और स्ट्रॉन्ग एसिड बना। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है कि पीएच जो है 7 से कम है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो वीक बेस को तो हम लेंगे नहीं, वीक बेस को छोड़ देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, और एसिड का वैल्यू होता है 7 से क्या, कम। एसिड में का पीएच जो होता है 7 से कम होगा, तो इसीलिए यहाँ पे पीएच वैल्यू 7 से कम लिया गया। सेम तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं, CH3CONH4 को H2O के साथ मिलाएंगे तो इसमें CH3COH और NH4OH बनेगा। इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये 7 से ज्यादा का बनेगा और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग, हाँ हाँ, ये सारे रिएक्शन आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अब देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, और NaOH को हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, तो इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं कुछ। देखिए इसको बनाया कैसे जाता है, इसको बनाने का विधि क्या होता है। तो NaCl को क्या करते हैं, NaCl को यूज कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कॉल्ड बैराइन। यानी NaCl यानी जो एक बैराइन सॉल्यूशन होता है, बैराइन नाम का एक लिक्विड होता है, NaCl को और H2O को क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं। और रिएक्ट कराने के बाद इसको रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी से पास कराते हैं। यानी NaCl में H2O मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी से पास कराते हैं, तब जाके NaOH बनता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कास्टिक सोडा बनता है। और साथ ही साथ क्या रिलीज होता है, Cl2 और H2, यानी Cl2 जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और H2 होता है निगेटिव चार्ज होता है, ये दोनों साथ साथ रिलीज होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरो अल्काली मेथड, यानी
हमें अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है यानी NOH बनाना है तो NaH बनाने का तरीका एक ये होता है, और इस तरीका को हम लोग क्लोरो अल्काली मेथड बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, जानते हैं क्या, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए क्लोरो अल्कली मेथड के द्वारा रिएक्शन करके बताइए, यानी क्लोरो अल्कली मेथड का प्रोसेस बताइए जिससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए क्लोरो अल्कली मेथड पूछेगा तो आपको यही वाला रिएक्शन लिखना होगा। पहला बात, कोई दिक्कत? हम्म, और फिर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको तो दम याद कर ही लीजिए। ये दम ये एक क्लोरो अल्काली मेथड, एक सोलवे प्रोसेस। ये सोलवे प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखिएगा। ये 3 नंबर के क्वेश्चन या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में रिएक्शन आएगा, जैसे हम बताए वैसे ही टेप देना है एग्जाम में, मतलब याद कर लीजिए, आपको दम मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत इजी मेथड में बताया। आप बुक वगैरह में देखिएगा तो इसमें और भी बहुत सारा चीज ऐड करके बताया है, बट वो बहुत बड़ा लेंदी हो जाता है, हम आपको शॉर्ट इजी में बताए हैं। अब देखिए सोलवे प्रोसेस किसको बोलते हैं। अब देखिए इसमें बेकिंग सोडा को हम लोग NaHCO3 बोलते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ये याद रखिएगा, बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा को NaHCO3 भी बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। अब इसको बनाने का क्या तरीका है, तो अब NaCl ले लिए, NaCl को हम लोग ब्राइन का सॉल्यूशन बोलते हैं, आपको पता है ना, ब्राइन ऊपर। तो NaCl सॉल्यूशन ले लिए, NaCl में NH3 मिलाएंगे, NH3 में फिर H2O मिलाएंगे, फिर SO2 मिलाएंगे, अब फिर इन चारों का रिएक्शन कराएंगे, तब बनेगा क्या, NaHCO3, और ये पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, और NH4Cl बाहर निकलेगा। तो मतलब एक सॉल्यूशन बनेगा जिसमें NH4Cl ऊपर होगा और NaHCO3 नीचे जाके बैठ जाएगा। जैसे ये अगर हम इन चारों में ये सब चीज हम इसमें डालते जाए तो जब चारों का रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद NaHCO3 यानी जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा नीचे आकर बैठ जाएगा और NH4Cl ऊपर तैरता रहेगा। तो ये बात याद रखिएगा, इस प्रोसेस को हम लोग सोल्वी प्रोसेस बोलते हैं। सोल्वी प्रोसेस में हम लोग 4 तरीके को अलग अलग मिलाते हैं, 4 बार प्लस प्लस कर रहे हैं, इस प्रोसेस को सोल्वे प्रोसेस बोलते हैं। NaCl में NH3 ऐड की, H2 ऐड की और CO2 ऐड की। तो इस तरीके से ऐड करने के बाद हमारे पास NaHCO3 मिला, जो कि परसिपिटेट यानी परसिपिटेट मतलब नीचे आकर बैठ गया। नीचे आकर बैठने का मतलब क्या, एक एक ग्लास पानी में आप मिट्टी और बालू और पानी मिला दीजिए, तो दोनों को हिला दीजिएगा तो देखिएगा कुछ देर बाद कि मिट्टी और बालू जमीन पर आकर बैठ गए। उसी तरीके से बेकिंग सोडा है, ग्लास के नीचे आकर बैठ जाता है, और वही बेकिंग सोडा को हम लोग NH4Cl को बाहर निकाल के उसको बेकिंग सोडा को बाहर सुखा लेते हैं, फिर उसको हम लोग खाते भी है। मतलब बेकिंग सोडा जो है ये बेकरी वगैरह के शॉप में लोग पाव रोटी वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? बाकी ये कोई काम का नहीं है, ये चीज कोई काम का नहीं है। अब देखिए एक वॉशिंग सोडा भी होता है, इसको भी हम लोग सोलवे प्रोसेस से ही बनाएंगे। तो वॉशिंग सोडा जो है जिसको Na2CO3 और 10H2O इसमें होता है, तो इसको भी सोलवे प्रोसेस से बनाएंगे। देखिए NaCl ले लिए, NaCl में NH3 डाल दिए, CO2 डाल दिए, H2O डाल दिए, और ये इसमें 3 स्टेप लेंगे। पहला स्टेप में ये वॉशिंग सोडा जो है ये भी कपड़ा धोने का काम करता है। आप देखिएगा, आप धोबी को कपड़ा उपड़ा देते होंगे धोने के लिए, तो धोबी जो है कपड़ा को NaCl से ही धोता है, ठीक है, मत सॉरी NaCl से नहीं धोता है, सोचो तो वॉशिंग सोडा से धोता है। तो इसको भी सोल्वे प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। इसमें 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप में NaCl के साथ NH3 मिलाते हैं, CO2 मिलाते हैं, फिर H2O मिला दिए। और हमेशा याद रखिएगा सोल्वे, आपसे एग्जाम्पल में ये नहीं पूछ के ये भी पूछ देगा कि सोल्वे प्रोसेस में क्या क्या ऐड किया जाता है, आप ये भी बता दीजिए, MCQ ही पूछ देगा। तो सोल्वे प्रोसेस में NH3 CO2 H2O ऐड किया जाता है। तो NaCl में HN3 CO2 और H2O ऐड कर दिए तो क्या बना, NaHCO3 बना, ये पीपीटी के फॉर्म में बैठ गया, और NH4Cl ऊपर आ गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर ये जो बचा है ना, फिर इसको हम यहाँ पे लाएंगे स्टेप 2 में। अब NaHCO3 को हम लोग हीट करेंगे। अब इसको जब हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा, Na2CO3 अलग हो जाएगा और इससे H2O बाहर निकल जाएगा। तो Na2CO3 जो बाहर निकला इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, यानी ये सोडा का एस मतलब सोडा का राख बचा है, इसको हम लोग एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। अब फिर से इसको भी एक बार और रिएक्शन कराएंगे। अब Na2CO3 को थर्ड स्टेप में रिएक्शन कराएं किसके साथ, 10H2O के साथ। तब क्या बना, Na2CO3 10H2O बना, जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, और इसका हम लोग
केमिकल नेम क्या है? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एकदम याद रख लीजिएगा। ये आपसे पूछेगा कि वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर वॉशिंग सोडा। तो ये एग्जांपल में मतलब ये पूरा टेप दीजिएगा, ठीक है? ये पूरा टेप देना एकदम, जैसे इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। बहुत शॉर्ट में आप बहुत सटीक यहाँ पे लिखा है, ठीक है? तो ये इसको एकदम टेप लीजिए, तो आपका काम बन जाएगा फिर। क्या नोट्स अभी डाल देंगे? गुड्डू भाई, यहाँ पे रोटी है, खा लीजिएगा। अभी लाए थे तो बचा हुआ नहीं, बच गया ज्यादा था। हाँ, हम खा लिए खाना। ले चले जाइए, नहीं तो ही खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, खाना खा लिया। हाँ, खा लिया हूँ अभी क्लास में। सॉरी, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की, बोरिंग तो नहीं ना हो रहा है सब? नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग उस जो पीओपी जिसको बोलते हैं, जो घर में ऊपर सीलिंग में डिजाइन लगता है ना, छतों के ऊपर जो डिजाइन बना होता है, आप मुफ्ता के घर में भी हो, आपके भी, रेहान के भी घर में बना हुआ है, और भी किसी के घर में देखे थे, वीडियो कॉल पे था तो। भाई ईशानी के भी घर में ऊपर बना हुआ है डिजाइन, पंखा के पास सीलिंग में जो डिजाइन होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। फिर किसी का हाथ पैर टूटता है तो प्लास्टर किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, CaSO4 1/2H2O होता है। इसको हम लोग पीओपी भी बोलते हैं। इसको भी बनाने का तरीका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको मतलब ध्यान रखना है, इसको भी भूलना नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले CaSO4 2H2O लेते हैं, जिसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं। ये मटेरियल होता है CaSO4 2H2O जिप्सम। अब इसको ना 100 डिग्री से कम में, हमेशा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये 100 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा ना, तो फिर ये चीज खराब हो जाएगा, डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे नीचे लिख भी दिए हैं कि अगर ग्रेटर देन 100 होगा, तो CaSO4 2H2O जो है डेड बर्न्ट प्लास्टर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, वैसा प्लास्टर कोई भी काम। इसलिए देखिए, अगर हाथ पैर टूटता है ना, तो अच्छे डॉक्टर से प्लास्टर कराया जाता है, ताकि उसको पता है कि कितना टेम्परेचर पे रखेंगे कि सही से प्लास्टर होगा। अगर टेम्परेचर 100 से जैसे ही बढ़ेगा, फिर वो प्लास्टर बेकार हो जाएगा। तो 100 डिग्री से कम रखना है, याद रखिए। यहाँ पे 100 डिग्री से आपको परीक्षा में लिखना भी होगा, तो ये केवल 100 लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। 100 से कम, लेस देन 100 लिखना होगा। तो CaSO4 2H2O को 100 डिग्री से कम टेम्परेचर के साथ क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो CaSO4 1/2H2O जो है टूट जाएगा, प्लस में 3/2H2O निकलेगा। और निकलने के बाद जो रिएक्शन में बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा? 2CaSO4H2O बचेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पीओपी बोलते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। लेकिन इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसको हमें हार्ड करना होता है, तो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर यूज टू प्रिजर्व पीओपी। अभी हमेशा देखिएगा, जो पीओपी आता है ना, उसको कोई बहुत अच्छा चीजों में पैक करके आता है, जिसके अंदर हवा वगैरह ना जाए, वरना पीओपी खराब हो जाता है, ठीक है? और यही CaSO4 1/2H2O के साथ हम लोग H2O वाटर और मिला देते हैं, तो ये बन जाता है CaSO4 2H2O, जिसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं, जो कि हार्ड रॉक और सॉलिड में बन जाता है। और यही चीज छत में यूज किया जाता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिला देते हैं। आप देखिएगा, आपके पापा जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए घर से सीमेंट का पैकेट खरीद के लाते होंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पैकेट खरीद के लाते होंगे, और मिस्त्री उस पैकेट में पानी डालता होगा, और पानी डाल के उसको मिलाता होगा, फिर जाके छतों पे डिजाइन बनाता होगा। तो CaSO4 1/2H2 में H2O अगर मिला देंगे, तो ये CaSO4 2H2O बन जाएगा, और ये जिप्सम का काम करने लगेगा। अगर ये हार्ड रॉक और सॉलिड बन जाएगा, और इसीलिए छतों में ये चिपक जाता है। ये ऐसा चिपकता है कि फिर कभी नहीं टूटता है, ठीक है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का तरीका है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी हाइड्रेटेड साल्ट के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? हाइड्रेटेड साल्ट यानी साल्ट को मतलब पानी से डालकर मिलाना, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टेक पार्ट इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। यानी जब किसी साल्ट को वाटर के फॉर्म में चेंज करना होता है, तब हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। दे कैन गिव शेप एंड कलर टू द क्रिस्टल। ये क्रिस्टल जो भी, जो साल्ट का क्रिस्टल होता है ना, उसको कलर देता है। हालांकि ये टॉपिक जो है उतना ध्यान का नहीं है, तो इसको मत पढ़िए, रहने दीजिए।
हाँ हाँ, ये नोट्स ये पढ़ाए नहीं है, नहीं पढ़ना है। चलिए, ये टॉपिक आपका ये खत्म हो गया।